डिस्कशन शुरू करते हैं अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी स्लो नहीं सिंपल एंड प्रिपेयर करने के लिए जिसको कम टाइम लगता है इसमें से वन ऑफ द टॉपिक है फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन। अब आगे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन में टॉपिक्स आने वाले हैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा आज, टुमारो विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट्स। तो ये टॉपिक को कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट हम फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वी नो दैट करंट मतलब क्या होता है कि बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और ये इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते टाइम हम जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हैं जिसका यूज करके हम बहुत सारी जो कंसेप्ट है आगे आने वाली उनको एकदम सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज डिनोटेड बाय आई। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, ठीक है। I इक्वल्स टू Q अपॉन T वेयर Q इज द चार्ज जो कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है एंड T इज द टाइम इंटरवल, कितने टाइम के लिए वो फ्लो होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट बनेगा कूलम अपॉन सेकंड विच इज इक्विवेलेंट टू होगा एम्पियर एंड इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। सो डायमेंशंस रहेंगे I1 एंड ये होती है स्केलर क्वांटिटी, दो इट हैज डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इसलिए इसको कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हम उसको एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होता है तब हम कंसीडर करते हैं कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने डिसाइड किया है कि डायरेक्शन ये रहेगी, लेकिन जब भी करंट फ्लो होगा, करंट के फ्लो होते टाइम वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो होंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन हमने जो करंट की डायरेक्शन डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग हमारा कन्वेंशनल करंट जो है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज होकर नहीं होगा। फिर से वही बात जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक्सप्लेन की थी वही यहाँ पे रिपीट करूंगा कि बेसिकली प्रोटॉन्स सिचुएटेड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, जिनको पकड़ के बाइंड करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए किसी भी कंडक्टिविटी के प्रोसेस में ये जो प्रोटॉन है इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इनको अपन कंसिडर नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते करते अगर उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई तो वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं एंड जंप करने के बाद वहां पे ये इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कंडक्शन की पर्पस के लिए, जिनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ओनली दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्कशन छोड़ देंगे तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन हमारे कुछ भी काम के नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के पर्पस में उनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम सेमीकंडक्टर में भी सेम बात रिपीट कर चुके हैं कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, ये तीन पार्ट जो अपन डिफरेंशिएट करते हैं मैटर के वो इसी के ऊपर करते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन लार्ज नंबर में प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उनको बोला जाएगा कंडक्टर्स। जिनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तो प्रेजेंट नहीं है तो भी उनके नंबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेंगे तो वो बनेगा इंसुलेटर। एंड जहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर है कंफर्म है लेकिन उनके नंबर कम नहीं, मतलब कम है, सफिशिएंट नहीं है, मतलब मॉडरेट है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डोपिंग वाली प्रोसेस से और थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा सो दैट फ्री चार्ज के नंबर वहां पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर को हम पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक सेक्शन में बस कैपेसिटर रिलेटेड पढ़ते हैं दो प्लेट के बिटवीन।
इन सेमीकंडक्टर का डिस्कशन करने के लिए हमने लास्ट वाला एक अच्छा टॉपिक ही रखा है, तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा नाउ ऑनवर्ड दैट मस्ट बी रिलेटेड विद कंडक्टर्स ओनली। तो अपन करंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि व्हेनेवर करंट विल फ्लो थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, उस करंट के फ्लो के प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होगी ओनली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन में से भी कौन से इलेक्ट्रॉन? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वी नो दैट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि चार्ज इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू NE होता है, यानी कि मैं I इक्वल्स टू Q बाई T को NE अपॉन T इस तरह से भी रिप्लेस कर सकता हूं। और यहाँ पे जो N आ रहा है इसका मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स दिया नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसको देने की कोई कंडीशन नहीं है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद में अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आपको दिया जा रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंड्यूसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो भी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। अगेन I इक्वल्स टू Q बाई T, बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है तो Q मतलब E होगा, टाइम मतलब पीरियोडिक टाइम होगा। बट मैकेनिक्स के थोड़े बहुत फॉर्मूले अपन जो पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक टाइम T होता है 2πr/v। यानी अगर आपको बोला गया है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है, इन दैट केस करंट बनेगा EV अपॉन 2πr, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद द वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विद द रेडियस। ये एप्लीकेबल है अगर आपको बोला कि रेडियस कांस्टेंट है और वेलोसिटी बढ़ा रहे, ये एप्लीकेबल है अगर आपको बोला कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट है और रेडियस बस चेंज कर रहे, इन दैट केस ओनली। और जो इलेक्ट्रिक करंट अपन पढ़ते हैं तो उसका एक तो यूनिट हमने एम्पियर देखा, एम्पियर मतलब कूलम पर सेकंड होता है, या फिर हम वहां पे 1 एम्पियर आवर जो एनर्जी मीटर होता है उससे रिलेटेड ये भी यूनिट यूज करते हैं। एंड इसका मतलब होता है कि ए एम्पियर, एम्पियर इनटू आवर मतलब कितने सेकंड? 3600 सेकंड, तो ये बनता है 3600 एम्पियर इनटू सेकंड। इसे भी हम ये यूनिट में भी यूज कर सकते हैं, ये लिमिटेड केस में एप्लीकेबल है अगर बात वहां पे एनर्जी मीटर की दी जा रही है, ओनली इन दैट केस, ठीक है। तो ये जो करंट अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इसको अपन एज ए एवरेज करंट कंसिडर करते हैं, टोटल चार्ज एंड टोटल टाइम कंसिडर करके। सेम करंट को अपन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ काम की कंसेप्ट तो है ही नहीं, लेकिन दी है तो पढ़नी पड़ेगी। दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, मतलब अपन करंट मेजर करेंगे फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एंड जब भी ये गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम का हमें कैलकुलेशन करना होगा तो हम वहां पे लेके आएंगे लिमिट को, लिमिट बनेगी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ छोटा सा चार्ज लेते हैं dQ/dt, यानी कि हम यहाँ पे पूरा एवरेज दिन भर क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे, बस इतने छोटे से टाइम में, कितना छोटा, ये टेंड्स टू 0 है, 0 के आसपास है, उस टाइम पे करंट कितना, चार्ज कितना फ्लो हो गया था उसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कैलकुलेट करना ही नहीं है हमें, बस हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन वाला डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लेके आना है। कौन भजन सुन रहा है? I इक्वल्स टू dQ/dt। तो इसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अगर इस तरह से है 2t² प्लस t, और बोला गया है आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले टाइप में आपको पूछा जाएगा कि करंट कितना फ्लो होगा 0 से लेके 5 सेकंड तक, मतलब ये बन गया एवरेज करंट। एंड दूसरा आपको बोला जाएगा t इक्वल टू 3rd सेकंड में कितना करंट होगा, तो ये बनेगा इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पूछ रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस, एक टाइम शुरू होने का है दूसरा टाइम एंड होने का है, ऐसे दो दो अगर आपको दिया जा रहा है टाइम इंटरवल के बारे में इंफॉर्मेशन तो वो बनेगा आपका एवरेज करंट। तो अगर मुझे एवरेज करंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले Q1 कैलकुलेट करूंगा t इक्वल टू 0 पुट करके, जो 0 आएगा
फिर Q2 आ जाएगा यहाँ पे T इक्वल टू 5 पुट करके, फिर ये 25 इंटू 2 50 प्लस 5 मतलब 55 कूलम आ जाएगा, एंड टाइम इंटरवल 5 लेना पड़ेगा, तो एवरेज करंट बनेगा 11 एम्पियर, क्योंकि 55/5 किए थे हमने। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो उस केस में मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये बनेगा 4t। टी आपको 3 पुट करने को बोला है, तो ये आ गया 12 एम्पियर, मतलब पर्टिकुलर थर्ड सेकंड में 12 एम्पियर है, एंड 0 से लेके 5 सेकंड तक ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 11 एम्पियर आती है। तो इस तरह से एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, बट बस कैलकुलेट करने के वेज डिफरेंट होते हैं। अब इसी जो फॉर्मूला था I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी वाला, इसको मॉडिफाई करके मैं Q भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, I इंटू डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करके फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए कि चार्ज से करंट, करंट से चार्ज कैसे निकाला जाता है, जिसके वजह से हमें आइडिया मिलती है कि अगर हमें चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जाता है तो अपन उसको कर रहे डिफरेंशिएट, इसलिए इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा करंट, एंड अगर हमें करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जाता है तो उसका अगर अपन निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व, तो हमें यहाँ पे मिलेगा चार्ज। सेम रिलेशन अपन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में भी देखने वाले, यूज करने वाले, ठीक है। तो ग्राफिकल डेटा देंगे तो नहीं, लेकिन अगर दिया तो इस तरह की कंडीशन में हम उसको अप्लाई करके जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो बेसिक बातें मालूम है कि अगर मेटल की बात करेंगे तो वहां पे चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर लिक्विड्स आएंगे तो फ्री आयंस होते हैं, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातों का डिस्कशन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद में, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट आती है अबाउट करंट डेंसिटी। करंट तो हो गया, करंट की आ गई डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी मतलब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इसको बोला जाएगा एज ए करंट डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया लेंगे हम हमेशा से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज डिनोटेड बाय जे होगा, तो जे इक्वल्स टू बनेगा आई बाय ए, जे इक्वल्स टू बनेगा आई बाय ए, और जे अगर आई अपॉन ए है तो इसका एस आई यूनिट हम लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस बनेंगे L-2I1। और यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने डिफाइन की है उसका एक ही पर्पस है, इलेक्ट्रिक करंट होता है स्केलर, और उसको अगर हमें कहीं पे वेक्टर फॉर्म में यूज करना है तो हम यहाँ पे इस फॉर्म में डेंसिटी के फॉर्म में उसको अप्लाई करते हैं। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका वेक्टर फॉर्म इस तरह से होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई, मतलब कि हम यहाँ पे इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जे इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू आई। यहाँ पे जे का मतलब वही करंट डेंसिटी, ए का मतलब एरिया, एंड थीटा मतलब होगा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम इस करंट डेंसिटी को इस तरह से वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करंट डेंसिटी यहाँ पे हो गई। करंट डेंसिटी के बाद में हम जो है इस करंट डेंसिटी को अप्लाई करके वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके करंट के डायरेक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो है हम थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स के साथ इसको कंपेयर करने जा रहे हैं, और इसके लिए एकदम सिंपल सी कंडीशन जो मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस की थी फ्री इलेक्ट्रॉन वाली, उसको इन शॉर्ट समझते हैं। सेमीकंडक्टर में तो हमने इनको देखा ही था कि होता क्या है, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं और बनते हैं फ्री। फ्री बन गए मतलब वो हो गए मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। अगर वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो गए तो उनका क्या होता है, देखो सारी एनर्जी वो यूटिलाइज करते हैं घूमने फिरने के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है। देखो हमारा जब तक मैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा तब तक हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन रहेगा। एंड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ये मूव होते हैं
सिमिलर टू दैट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जैसे गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, एंड इनकी रैंडम मोशन की वेलोसिटी होती है इन द रेंज ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड। कब तक? जब तक वो मोकाट जैसे घूम रहे, फ्रीली घूम रहे, तब तक, मतलब जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। और इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो जैसे गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर जो कोलाइड होते थे, ये भी कोलाइड होंगे, वॉल के साथ भी होंगे, सरफेस के साथ भी होंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ भी होंगे। और इस कोलिजन को अपन कंसीडर करेंगे कि जो कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक होते हैं मतलब वहां पे लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, उसके साथ में काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो भी कंजर्व होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, किसका कोलिजन? इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन। ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एम्पलीट्यूड बढ़ा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एम्पलीट्यूड कम हो गया, फ्रीक्वेंसी वहां पे बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वाइब्रेशन की, वो अल्टीमेटली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए पाथ भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इस तरह से मैं अगर उनकी डायरेक्शन शो करूंगा तो ये रैंडमली कौनपन, कुटपन, कदीपन, कसपन ऐसे वो मूव करेंगे। और इनकी मूवमेंट से हमारा कुछ फायदा होगा नहीं, वो अपनी मौज मजा करते रहेंगे। और इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमें कोई भी नेट इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है, लेकिन उनकी वजह से कोई भी एवरेज करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की मोशन इस तरह से होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन becomes equal to equal number of electrons traveling in the opposite direction. That means एक इलेक्ट्रॉन की करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन के करंट कैंसल आउट करते हैं, एंड वहां पे जो है इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज इंस्टेंटेनियसली एवरेज करंट और द सरफेस ऑफ कंडक्टर जीरो बनता है। यानी हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज करंट, एंड करंट कंसीडर कर रहे हैं मतलब चार्जेस की मोशन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जो है हम जीरो कंसीडर करते हैं। देखो एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इंस्टेंटेनियसली तो वो घूमते ही रहेंगे, ठीक है। उस एवरेज जो करंट है वो यहाँ पे जीरो बनेगा, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे कि इस डायरेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये इधर का करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट करंट यहाँ पे जीरो बनेगा। एंड नेट करंट ही जीरो बन गया, इसका मतलब चार्ज मोशन में थी नहीं, ऐसे हम एज्यूम करेंगे। और वहां पे चार्जेस की जो मोशन है उसको अपन एट रेस्ट की कंडीशन में कंसीडर करेंगे। उसके बाद में आती है नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है? देखो कंडीशन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री है, पहले से मुकाट है, और वो ऐसे इधर उधर जिधर मन किया उधर घूमते जा रहे हैं। कब तक? जब तक अपन कंडक्टर के सरफेस के अक्रॉस एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, तब तक। लेकिन जैसे हमने इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, उसके बाद में क्या होगा? देखो वही कंडक्टर है जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था, अब हमने इसके टर्मिनल के अक्रॉस इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इसको अप्लाई करने से क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, कि जो सारे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस के ऊपर पहले रैंडमली उधर उधर घूम रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, इसलिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल उनको रिपेल करेगा। एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव टर्मिनल उनको अट्रैक्ट करेगा, एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, एंड ये फोर्स बनेगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। कहां से आ रहा है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था लास्ट टॉपिक में, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स बनेगा क्यू इंटू ई। एंड इसी के ऊपर से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का इंड्यूस्ड होगा, ये बनेगा ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, वेयर अगेन यहाँ पे ई का जो मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड मास का मतलब होगा, एम का मतलब होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1।
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हम एक्सेलरेशन जो इंड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रॉन का बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने लगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन हमारा जो कन्वेंशनल करंट है पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो पहले 10⁻+5 मीटर पर सेकंड से घूम रहे थे जब वो फ्री थे, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उनकी स्पीड जो है वो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड तक कम होती है, डिक्रीज होती है। मतलब यहाँ पे कंडीशन ये बन जाती है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते नहीं है। जैसे गाड़ी है, जब तक टायर व्हील रोटेट हो रहा है वो फ्री मोशन में है, फ्रीली मोशन वो परफॉर्म करती है। लेकिन हमने ब्रेक्स अप्लाई किया तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद में जब तक टायर घसरते घसरते हुए जा रहे हैं उस मोशन को हम कंसिडर करते हैं एज ए ड्रिफ्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन की भी कंडीशन ऐसी होती है, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल पुश कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पुल कर रहा है, एक आगे से खींच रहा है, दूसरा पीछे से ढकेल रहा है, इनका तो जाने का इरादा नहीं है, तो उसको अपन वहां पे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो भी घसीटती हुई वेलोसिटी परफॉर्म करते हैं उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो उसमें देखो ड्रिफ्ट हो रही मतलब घसरते घसरते जा रहे हैं, इसलिए अपनी स्पीड वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड इतनी डिक्रीज कर लेते हैं एंड उसके बाद में ये ट्रेवल करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो है अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसके लिए कंडीशन फिर से वही बनेगी, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे v = u + at। u तो 0 थी क्योंकि हमारे डायरेक्शन में हमारे फायदे के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे v = u + a × t। यहाँ पे t को अपन थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, इसको बोला जाता है टाउ। एंड ये टाउ का मतलब इस कंडीशन में होता है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बिटवीन जो टाइम होता है वो टाइम हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे u 0 है, q 0 है, देखो फिर से बात वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि इंडिविजुअल हर एक इलेक्ट्रॉन मोशन में है, लेकिन यहाँ पे एवरेज करंट 0 था, इसलिए हम उसकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तब वो एक्सेलरेट हो गए, उनका एक्सेलरेशन था स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू ये रिलैक्सेशन टाइम आ गया टाउ। सो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो है हम नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन दिया तो वही रहता है, और उसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। और इसकी रेंज जैसे मैंने ऊपर भी बोला है कि 10⁻³ मीटर पर सेकंड से भी कम हो जाती है। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम की बात अपन कर रहे थे, ये ऑन एन एवरेज हर बार नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 10⁻⁻14 सेकंड इस ऑर्डर का होता है। एंड यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है एंड टेम्परेचर डिक्रीज होने से ये डिक्रीज होता है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है वहां पे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे जैसे गैस के मॉलिक्यूल की केस में हमने मीन फ्री पाथ है ना, ये वाली कंसेप्ट पढ़ी थी, तो वहां पे सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब जो वहां पे था वही यहाँ पे रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, या फिर हम उसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मतलब टाउ इतने टाइम में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो बनेगा यहाँ पे रिलैक्स मीन फ्री पाथ। और यहाँ पे मीन फ्री पाथ मतलब होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा रिमेम्बर करो, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी होगी इनटू टाइम रिलैक्सेशन टाइम, वही है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बट स्पीड कौन सी, टाइम कौन सा, डिस्टेंस कौन सा, ये बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मतलब अलग नहीं है लेकिन अलग तरीके से एक्सप्लेन की गई है, तो इसको बस याद रखेंगे आप, ठीक है। तो आगे जो है हम थोड़े से रिलेशन डिराइव करेंगे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देने वाले हैं रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेरियस फॉर्म, कि कोई भी एक कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस हम इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे
तो सारे इलेक्ट्रॉन एज्यूम करते हैं, सारे तो नहीं ट्रेवल करेंगे, एज्यूम करते हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस तरह से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रेवल करने लगे। तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी वो बनेगी E इक्वल्स टू V/D था, D को अपन यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ये बन गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज L। तो E बन गई V/L। तो हम यहाँ पे V को E इंटू L ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कंडीशन है क्या, देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करने वाले हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं L इतना डिस्टेंस। तो हम वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यहाँ पे L को अपन रिप्लेस कर सकते हैं बाय VD इंटू टाउ। तो यहाँ पे अगर मैं L को रिप्लेस कर दूंगा तो ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो E इंटू VD इंटू टाउ, इस फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, देखो हम यहाँ पे स्मॉल n को कंसीडर करने वाले हैं, एंड स्मॉल n का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड कैपिटल N को अपन कंसीडर करने वाले हैं एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से स्मॉल n को अपन डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि अगर मुझे कैपिटल N चाहिए तो ये कैपिटल N बनेगा स्मॉल n इंटू V। स्मॉल n वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बस इस वेलोसिटी को अपन एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये जो L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके यहाँ पे ड्रिफ्ट को इंट्रोड्यूस पहले ही किया था, तो वही पार्ट में यहाँ पे पुट करूंगा VD इंटू टाउ। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रेवल करेंगे उनके नंबर यहाँ पे मिलेंगे N इंटू A इंटू VD इंटू टाउ। ये मिल गए मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर के ऊपर से मैं टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वो बनेगा Q इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज Q। अगर मैं कैपिटल N की वैल्यू पुट करूं तो Q बनेगा NaVd इंटू टाउ इंटू E, मतलब मुझे चार्ज मिल गया इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे वही एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, यहाँ पे आ गया चार्ज इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं इसके बाद में लेके आऊंगा इलेक्ट्रिक करंट, वो भी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है Q/T, इसका मतलब ये टाउ एंड ये T कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों भी टाइम है, और मुझे इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा NaVd इंटू E, NaVd इंटू E। एंड ये एक्सप्रेशन को अगर मॉडिफाई करेंगे तो मुझे Vd मिलेगा I/N इंटू A इंटू E। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट बोलो या फिर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो, दोनों के फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव कर दिए। तो यहाँ से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे करंट डेंसिटी चाहिए, करंट डेंसिटी दैट इज J, तो मैं J को भी यहाँ पे I/A करके इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, A कैंसिल होगा तो ये बनेगा N इंटू VD इंटू E, ये बन गई करंट डेंसिटी। एंड यहाँ पे अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, तो उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा J/N इंटू E। तो इस तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेरियस नोन क्वांटिटी जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनसे रिलेटेड नहीं है लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख के देता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए गिवन सॉलिड इक्वल्स टू होता है Na इंटू रो डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और यहाँ पे Na का मतलब तो सबको मालूम है, एवोगैड्रोस नंबर।
देन यहाँ पे रो का मतलब होगा जिस सॉलिड की बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी, कैपिटल एल मतलब उसका मोलार मास। तो इसके अकॉर्डिंग अपन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये अगर हमें मालूम हो गए तो इनके ऊपर से जो है हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी स्मॉल एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन n इक्वल्स टू Na इंटू एक्स, वेयर x का मतलब होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम फॉर द गिवन सब्सटेंस। मतलब कि गिवन सब्सटेंस में पहले निकालेंगे कि वॉल्यूम में कितने एटम है, उसके बाद हमें दिया जाएगा कि एक एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके ऊपर से अपन वहां पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इससे रिलेटेड तो कोई वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल नहीं आने वाला कंफर्म, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल रिलेशन के लिए आप इसको रिमेंबर करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देन इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ऑफ करंट जो है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम होती है थ्रू आउट द कंडक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉस सेक्शन। सीएस मतलब क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन बदल गया उसकी वजह से कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट नहीं बनता है, तो बेसिकली जो है उसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी कंडक्टर अगर नॉर्मली लेंगे तो वो न्यूट्रली होता है। इसका मतलब नेट चार्ज अगर देखेंगे तो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर हमेशा से जीरो रहता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पे रहेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड inside an isolated charge conductor is zero, but it is non-zero inside current carrying conductor। मतलब कंडक्टर के ऊपर अगर चार्जेस डिपॉजिट किए तो वो सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, लेकिन अगर वहां पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहती है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज अबाउट ओहम्स लॉ। एंड ओहम्स लॉ तो मालूम ही आपको कि इफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, if physical state of the conductor remains same, then क्या हो गया, एक मिनट, हाँ चार्जिंग खत्म। तो बेसिकली क्या होता है ओम्स लॉ, बोलो पटपट, तब तक पेंसिल को चार्ज करते हैं अपन, कि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है वहां पे अगर उसकी फिजिकल स्टेट अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर करंट डिपेंड करता है, यानी V जो होगा वो बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एंड अगर वहां पे V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो वी नो दैट V इक्वल्स टू बनता है I इंटू R। एंड यहाँ पे जो R आता है दैट इज रेजिस्टेंस, जिसका काम होता है करंट को कंट्रोल करना या फिर करंट को अपोज करना। R इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म भी हमें पढ़ना है, उससे पहले वी नो दैट रेजिस्टेंस का नोटेशन होता है R, फॉर्मूला बनेगा V अपॉन I। ऐसा यूनिट होगा ओहम विच इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर एम्पियर।
वोल्ट पर एम्पियर। फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ओमिक डिवाइसेस मतलब क्या है। देन टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर की चेंज होने से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, और उसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या आते हैं। देन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये क्वांटिटी देखने के बाद कलर कोडिंग एंड ईएमएफ हो गया। फिर एकदम एप्लीकेशन बेस्ड सिंपल टॉपिक शुरू होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। हो गई 11%। ठीक है, चलो देखते कब तक चलता है। हाँ, तो इफ फिजिकल स्टेट of the conductor remains same, then applied potential difference and current एक दूसरे को होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू होगा I इंटू R। तो R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय R गिवन बाय R इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, देन ऐसा यूनिट बनेगा वोल्ट पर एम्पियर विच इज इक्विवेलेंट होगा टू द ओहम। और ये रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स ए टेंडेंसी टू अपोज एन इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली अगर किसी भी कंडक्टर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज के फ्लो के मोशन को अपोज करने वाले कोई नए पार्टिकल तो नहीं रहेंगे। तो वही जो एटम के इनसाइड होते हैं, कौन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उनका ही काम होगा इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। तो ये जो टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस होती है इट इज प्रोवाइडेड बाय होती है एक तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर उनकी वजह से वाइब्रेट होने वाले एटम बोलो, दैट इज वाइब्रेटिंग एटम। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन को अपोज करने के लिए। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये आपको न्यूक्लियस दिया, अभी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है एंड वी नो दैट इसके सराउंडिंग में इस तरह का सर्कुलर ऑर्बिट होगा और इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स अपनी मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, जैसे एज्यूम करते हैं ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। कोई भी ऐसे एलिमेंट मत बनाओ, एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है। तो करंट फ्लो होगा मतलब क्या होगा कि इस डायरेक्शन से कुछ फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड यहाँ से निकल के उनको इस एंड तक आना है। तो आते टाइम क्या होगा, देखो कि इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे अपोज करेंगे। मतलब जैसे कि एज्यूम करते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तब ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्जेस से, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इनका यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है तो इनके रिपल्शन से ये जो मूव होने वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, इसको रुकना पड़ेगा। अगर ये रुक जाएगा तो इसकी मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो हो जाएगी। सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके यहाँ पे वाइब्रेट होगा। उससे पहले क्या हुआ, देखो यहाँ पे मूव होने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटक गया, उसको रोक दिया गया, मतलब जो फ्लो होने वाले चार्ज के नंबर थे वो कम हो गए, नंबर कम हो गया मतलब करंट कम हो गया, करंट कम हो गया मतलब करंट को हो गया अपोज। अब जाके ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ऐसे जंप करता है, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आता है, फिर जंप करता है, फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब ये वाइब्रेट करने लगता है। और ये वाइब्रेट करने से क्या होता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन को वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, अब दो दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन को वो अपने पाथ में मतलब यहाँ पे रोक रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो अपोज ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था वो बढ़ गया, अपोज बढ़ गया, मतलब कौन बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी कम। तो आगे जब मैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर करंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसका रीजन क्या होगा वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वाइब्रेटिंग या फिर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या फिर वाइब्रेटिंग एटम बोलो, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए कंडक्टेंस, डिनोटेड बाय जी, एंड कंडक्टेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट अगर ओहम है तो इसका एसआई यूनिट होता है सीमेंस, या फिर उसको अपन पर ओहम या फिर एमएचओ, ऐसे डिफरेंट यूनिट में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टेंस। अब कंडीशन क्या होती है, देखो कि बेसिकली हमने जो ओम्स लॉ यहाँ पे पढ़ा था
उस ओम्स लॉ से रिलेटेड यहाँ पे एक थोड़ी सी बात हो जाती है कि ओहम ने बोला था, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इन लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है उसके लिमिटेशंस पढ़ने। फर्स्ट लिमिटेशन तो हो गया कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओमिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली। ये इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर की केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बस मेटेलिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में मेटेलिक कंडक्टर की केस में ओहम ने जो बोला था उसको अगर अपन यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे मैं दो एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ये वाई एक्सिस रहेगा, ये एक्स एक्सिस रहेगा। एक्स के अलोंग अगर मैं वी लूंगा या फिर y के अलोंग अगर मैं v लूंगा, x के अलोंग अगर मैं करंट को प्लॉट करूंगा, तो ओहम ने बोला था कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, एंड ये जो ग्राफ है वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन जब हमें इसको ठीक से ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। उसके बियॉन्ड जो बातें ओहम ने बोली थी उसको मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया है, जो प्रैक्टिकली नहीं होती है यार। यहाँ पे होता क्या है कि पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड करंट नहीं बढ़ता है, पोटेंशियल एक तो कांस्टेंट रहता है, नहीं तो फिर करंट जो है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ये सेकंड लिमिटेशन हो गया ओम्स लॉ का। कंडीशन क्या है देखो, ओम ने बोला था एक्सटर्नली टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, तब पोटेंशियल एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। हमने यहाँ पे एक्सटर्नली तो कांस्टेंट रख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये मूव होने वाली इलेक्ट्रॉन जब इनका कोलिजन होने लगा तब इनकी काइनेटिक एनर्जी ये गेन करके वाइब्रेट होने लगे। एंड इसी तरह इसकी वजह से आपने फील किया होगा कोई भी कंडक्टर जब भी करंट कैरी करता है तो उस पर्टिकुलर केस में उसके हीट जनरेशन की वजह से वो थोड़ा हॉट हो जाता है। मोबाइल यूज कर रहे हो या फिर किसी केबल में से करंट फ्लो हो रहा है विद इंसुलेशन है तो हाथ लगा के चेक करो, वहां पे हीट जनरेट होती है एंड उसका रीजन जो है वो यही पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, देन ओहम्स लॉ के जो है लिमिटेशंस भी हमें यहाँ पे समझ में आ गए। और उसके बाद में जो है हम कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंडक्टिविटी, वो होती है सिग्मा, एंड उसके पैरेलल में हम स्टडी करेंगे रेजिस्टिविटी, वो होती है एज ए रो। तो होता क्या है देखो, बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। यानी आर होता है प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए हम जो कांस्टेंट लेके आते हैं उसको बोला जाता है रो, एंड इसी रो को हमने बोला है एज ए रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी बनेगी रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, आर ए अपॉन एल। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा यूनिट देखेंगे, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओहम इंटू मीटर, ये बन गया इसका ऐसा यूनिट। सेम वे कंडक्टिविटी मतलब होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी थी उसको उल्टा कर दो, यल अपॉन आर ए, ये बन जाएगी कंडक्टिविटी। यहाँ पे ओहम है, यहाँ पे सीमेंस बोल दो पर मीटर, क्योंकि मीटर नीचे जाएगा तो सीमेंस पर मीटर, ये कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनके यूनिट्स, डायमेंशंस तो आप डिराइव कर सकते हैं। तो इनको स्टडी करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर अपन वायर में थोड़ा सा चेंज करेंगे जिसको अपन बोलते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर मतलब वायर को पकड़ के खींच लिया और उसको अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो उसको स्ट्रेच करने से होता क्या है उसका रिलेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमने पहले ही देखा है। तो उसको अगर अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिलते हैं कि आर इक्वल्स टू होता है रो इंटू यल अपॉन ए। नॉर्मल केस में जब ये कंडक्टर था, ये उसकी लेंथ थी एल, ये उसका एरिया था ए, तब का रेजिस्टेंस था आर। ठीक है, अगर हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, चेंज कर दिया, एल डैश कर दिया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी आर डैश हो जाएगा, एरिया भी ए डैश हो जाएगा।
तो उसके बाद जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा आर डैश, इस पर्टिकुलर केस में वो रहेगा रो, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तो आर डैश बनेगा रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। एंड अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर रहेगा। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर डैश अपॉन आर जो है वो ए अपॉन ए डैश का होल स्क्वायर इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि आर डैश इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे रेडियस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आर डैश इक्वल्स टू, सॉरी आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू आर रेस टू 4 अपॉन आर डैश रेस टू 4। मतलब कि हमें रेडियस में कितना चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड अगर डेटा दिया है तो उसको अपन यहाँ पे पुट करके अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस फॉर्म में डेटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं। आपको अगर चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, एंड अगर सेम लेंथ की जगह पे हमें एरिया की वजह से होने वाला चेंज पूछा जाता है तो अगेन ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लेंथ में चेंज दिया तो, ये एरिया में चेंज दिया तो। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वहां पे हमें बस ये 2 की जगह पे 4 लेकर आना पड़ेगा और ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। अगेन सेम ये फ्रैक्शनल चेंज है जिसकी केस में वहां पे लेंथ, एरिया या रेडियस जिसमें चेंज ऑकर होता है वो आपको दिया है, तब की केस में ये एप्लीकेबल होगा। अब ये जो ओहम्स लॉ है, हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपन यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था कि करंट इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे तो एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई, ये वाला एक्सप्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर इस वाले एक्सप्रेशन में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, इसको पुट करने के लिए ई को रिप्लेस किया है वी बाई एल से, तो इसको इसमें एंड इसको इसमें अगर पुट करेंगे तो हमें करंट के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा और वो रहेगा ई इंटू एन इंटू ए इंटू ई वी इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आई को इधर एंड बाकी सारे टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो ये v अपॉन आई वाली जो टर्म है वो हमें मिलेगी m इंटू एल डिवाइडेड बाय n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए। इसको ध्यान से देखो, इसलिए ओहम ने जब डिफाइन किया था तब बोला था मटेरियल, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तभी वो एप्लीकेबल है। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म्स अगर कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उस केस में v प्रोपोर्शनल टू i होगा एंड ये v इज इक्वल्स टू i इंटू आर होगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ अगर रिप्रेजेंट करना है तो एनी स्क्वायर अपॉन टाउ इंटू ए, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान देके याद करेंगे रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को अपन रेजिस्टेंस बोल रहे थे और उसके अकॉर्डिंग फिर अगर आगे टर्म्स को डिफाइन करते जाएंगे, जैसे हमने रेजिस्टेंस को रो इंटू एल अपॉन ए इससे भी रिप्लेस किया था, पुट करेंगे तो एल बाय ए कैंसिल होंगे, तो मुझे रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा यम अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर अपॉन टाउ। अगेन ये रेजिस्टिविटी का पहला फॉर्मूला तो सबको मालूम होता है और याद भी हो जाता है, लेकिन ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देके आप लर्न करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जे, सिग्मा एंड ई, इनके बिटवीन अगर रिलेशन हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको डिराइव करना है तो ये रिलेशन होता है J इज इक्वल्स टू E अपॉन रो। J का मतलब करंट डेंसिटी, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, यानी J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। इसको भी अपन ओम्स लॉ बोलते हैं या फिर ओहम ने जो है एक्चुअल में इसी फॉर्म में लॉ एक्सप्लेन किया था, बस हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में V इक्वल्स टू IR बोलते हैं। एंड इन सारे डिस्कशन के बाद में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है
दैट इज मोबिलिटी। आई थिंक इस मोबिलिटी का यूनिट पूछा गया था इस साल के नीट के एग्जाम में। मतलब हम इतनी सारी डिफिकल्ट टर्म्स को, कंसेप्ट को समझते हैं, लर्न करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और एग्जाम में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला या यूनिट पूछा गया था। ठीक है, तो ये मोबिलिटी हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका एसआई यूनिट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, एंड इंटेंसिटी है मतलब वोल्ट पर मीटर। मीटर पर सेकंड अपॉन वोल्ट पर मीटर है, यानी ये बनेगा मीटर पर वोल्ट। तो इसका एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। एक याद करो, बाकी इसके दूसरे फॉर्म सर आवाज नहीं येते. व्हाट हैपन, आवाज नहीं आ रही है? आता येतोय. आता किती येतोय. वेळपासून येत नव्हता? 2-3 मिनिट. हो, 2-3 मिनिट, ठीक है। Recording in progress. चलो अभी ओके? यस तो Yes, sir. हो सर. ओके। चलो, तो ये था कि नहीं, मोबिलिटी के टाइम थी कि नहीं? हो ते चालतं. ओके, रेजिस्टर का ही डिस्कशन शुरू हुआ था, है ना? हाँ ठीक है, तो रेजिस्टर मतलब क्या होता है? कंपोनेंट है जिसका काम होगा रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। पहले वायर बाउंड आते थे, फिर हमने क्या किया, कार्बन बना लिए। कार्बन होते बहुत छोटे, तो उसके ऊपर नंबर प्रिंट करने के बाद वो दिखते नहीं थे, इसलिए EIA मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एक टेबल बनाया था। तो डायरेक्टली अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर, एंड इसके ऊपर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आके गया है, बहुत बार आके गया है 2-4 सालों में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता बहुत सिंपल है। तो इसके लिए आपको एक टेबल लर्न करना पड़ेगा। इस टेबल में सबसे पहला कॉलम होता है जिसमें आपको कलर दिए जाएंगे, उसके बाद में कोड्स होंगे, देन कुछ मल्टीप्लायर्स होंगे, एंड एट द एंड लेना पड़ेगा हमें टोलरेंस। ठीक है, कलर, कोड, मल्टीप्लायर एंड टोलरेंस। ओके, तो यहाँ पे जो कलर की सीक्वेंस है, ब्लैक, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, बीबी, एक मिनट, ब्लैक, ब्राउन, रेड सर. रेड, ऑरेंज, येलो,
ग्रीन, ब्लू, violet, gray, white, then golden, silver and no color. ठीक है, इस तरह के कलर बैंड्स होते हैं और हर एक कलर को हमने कोड दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इस तरह से। देन सेम इनके मल्टीप्लायर भी है 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन -1 एंड -2। एंड जो टोलरेंस होते हैं सिर्फ ये गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर इनके लिए है, +or-5%, +or-10%, +or-20%। टोलरेंस का मतलब होता है अलाउएबल एरर, कितना एरर हमने वहां पे अलाउ किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोलरेंस यूज कर रहे हैं। तो आपको जो है बेसिकली ये टेबल लर्न करना पड़ेगा एग्जाम में। ये टेबल अगर लर्न है तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड इसकी सीक्वेंस जो है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंपल है। 10 की पावर वही है, टोलरेंस तो 3 कलर का है, 5, 10, 20 उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोइंग सो नाइस। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। लगा तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोइंग सो नाइस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कलर की सीक्वेंस आती है, तो इसको आप लर्न करेंगे, रिमेम्बर करेंगे तो कंफर्म, मतलब बहुत बार आके गया, लास्ट टाइम भी था तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हेल्प करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको इस तरह से रजिस्टर दिया जाता है एंड ये रजिस्टर के ऊपर जो है कलर बैंड को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे 2 एंड से इनपुट के लिए, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ऐसे 4 कलर होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट कलर है, ये सेकंड कलर है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। ऐसे 4 कलर आपको प्रिंट करके दिए जाते हैं। तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिला के एक नंबर बनाना है। उसके बाद में थर्ड कलर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लायर लेना है। एंड जो राइट मोस्ट होगा, फोर्थ कलर होगा, उसके लिए लेना है आपको टोलरेंस। यानी कि अगर आपको सेम कलर बोला होता कि ये रेड है, ये व्हाइट है, देन ये ब्लू है एंड ये बोला जाता सिल्वर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो, रेड एंड व्हाइट दोनों को मिला के मुझे एक नंबर बनाना है। तो रेड के लिए कोड है 2, व्हाइट के लिए कोड है 9, तो ये नंबर बनता 29। थर्ड का मल्टीप्लायर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड का मल्टीप्लायर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड कलर कौन सा लिया हमने, ब्लू लिया है, तो ब्लू के लिए मल्टीप्लायर कितना है 10 की पावर 6 इंटू ये बनेगा 10 की पावर 6 प्लस और माइनस। फोर्थ वन कौन है, सिल्वर है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस है 10%, तो ये बन गया 10%। तो इस तरह से हम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल आपको मॉडल में भी है, देन वर्कशीट में मैं प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से इसकी जम के प्रैक्टिस करो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो कार्बन रेजिस्टर होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिस्टर का, सिमिलर टू दैट ऑफ कैपेसिटर, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सॉरी रेजिस्टर्स। तो उसमें वही बात होगी जो कैपेसिटर में था। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है मतलब रेजिस्टर को अपन एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर कनेक्ट करते हैं, उस केस में फ्लो होने वाला जो करंट है वो सेम रहता है। देन जो पोटेंशियल है वो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस डिवाइड होता है। एंड बस यहाँ पे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम करते हैं इनकी डायरेक्ट एडिशन, कैपेसिटर की एंड रेजिस्टर की केस यही बस उल्टी पुल्टी है। ठीक है, एंड अगर आपको बोला जा रहा है कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, ईच ऑफ वैल्यू r, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है n इंटू r। वही कॉम्बिनेशन अगर आपको पैरेलल दिया जा रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है आपको इनको कनेक्ट करना है वन बिलो अनदर, एक के नीचे एक। एंड इस तरह से अगर कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में ये R1, R2 एंड R3 इनको, तो यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर।
बट यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा इट विल रिमेन्स सेम। एंड अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें हर एक रेजिस्टर की करनी पड़ेगी एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। फिर से वही कंडीशन, अगर आपको बोला गया है कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू r कनेक्ट किया है तो हमें rp इक्वल्स टू मिलता है r/n, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ती है। कैपेसिटर में जो था उससे थोड़ा सा ये उल्टा रिलेशन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आपको नहीं जाना है, एग्जाम में वो नहीं आते। जितने बस आपको मॉडल में दिए एक बार रीड कर लो, सॉल्व करने में टाइम मत दो। वर्कशीट में जितने हैं बस उतने सॉल्व करो, दे आर मोर देन सफिशिएंट रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस का नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब मैंने रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया था तभी बोला था कि मेटेलिक कंडक्टर की केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन अपने वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे एंड उनके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड के बढ़ने से वहां पे जो भी करंट को अपोज होगा वो बढ़ जाएगा, यानी वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे फिर से अगर रिपीट करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होता है कि अगर हम R0 लेंगे रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन RT लेंगे रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे RT माइनस R0 को हम कंसिडर करेंगे एज ए इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये जो इंक्रीज होने वाला रेजिस्टेंस होता है दैट इज RT माइनस R0, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। देन ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो है अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये RT माइनस R0 बनता है प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T। एंड RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू फाइनली बनेगा अल्फा इंटू R0 इंटू T। और यहाँ पे जो अल्फा आता है इसी अल्फा को बोला जाता है एज ए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो रहेगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। तो ये एक्सप्रेशन से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां से इसका यूनिट हमें मिलेगा पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, क्योंकि रेजिस्टेंस के यूनिट तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। सेम इक्वेशन को अगर रीअरेंज करेंगे तो हमें RT इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू T ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है। एंड इसका यूज करके हम रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से। बस आपको केयर ये लेनी है कि अगर आपको R0 दिया है, अगर R0 गिवन है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, RT इज इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू T, इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर आपको R0 गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में तो दो कंडीशन दी जाएगी, तो हम उसको RT1 अपॉन RT2 ऐसे डिवाइड करके R0 को वहां से हटा देंगे और फिर बाकी जो प्रोसेस है एज इट इज सेम रहेगी, इसमें वैल्यू पुट करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में बस इतना ही एक कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज एक्सट्रीमली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड रेजिस्टेंस की तरह हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी को भी रो टी इक्वल्स टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस बोला जा रहा है या फिर रेजिस्टिविटी बोला जा रहा है तो उस केस में हम दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अल्फा आपको पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब होगा टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ये अल्फा निगेटिव दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। ये होता है इन केस ऑफ कंडक्टर एंड ये होता है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड क्वेश्चन जो था वो यही था कि ऐसे कौन से मटेरियल है जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, वो रहेगा सेमीकंडक्टर। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको मालूम होते हैं, वही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह के जो मटेरियल होते हैं इनको पीटीसी बोलते हैं, एंड इस तरह के मटेरियल को एनटीसी बोलते हैं। पीटीसी मतलब मेटेलिक कंडक्टर रहेंगे, एनटीसी मतलब सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के मटेरियल हम कंसीडर करेंगे। एंड कुछ अलॉय अलॉय होते हैं मैंगनीन की तरह, जिनके लिए अल्फा ऑलमोस्ट 0 के आसपास होता है, तो वहां पे जो है रेजिस्टेंस का एंड टेम्परेचर का कुछ ज्यादा वेरिएशन होता ही नहीं है, या फिर हम उसको देख ही नहीं पाते। ठीक है, देन इसी के ऊपर वर्क करने वाला नेक्स्ट डिवाइस आता है, दैट इज थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर मतलब क्या होता है? ये टेम्परेचर सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस, या फिर सिंपली अपन बोल सकते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। मतलब इसको अपन एज ए टेम्परेचर सेंसर यूज कर सकते हैं। बेसिकली इनको ऑक्साइड्स ऑफ आयरन कोबाल्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर से बनाने के लिए थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम उसको सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर सेमीकंडक्टर से बनाएंगे तो वो एनटीसी रहेगा, अगर उसको अपन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल इनके ऊपर से बनाएंगे तो वो पीटीसी बनेगा। तो ये एनटीसी भी हो सकता है या पीटीसी भी हो सकता है। देन इसी पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी की। सुपर कंडक्टिविटी मतलब सबको मालूम है लय भारी कंडक्टिविटी इज सुपर कंडक्टिविटी। मतलब होता क्या है कि नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर में, तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट ये होगा कि टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो हम इसी कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते चले गए एंड सबसे पहले हमने देखा कि मर्क्यूरी में, ये 1911 की बात है, 1911 की, कि मर्क्यूरी की केस में इस टेम्परेचर पे जो आपको दिख रहा है 4.2 केल्विन पे रेजिस्टेंस वैनिश हो गया। एक बार करंट हमने सेट किया, वो इंफिनिटी तक वही करंट वहां से फ्लो होने लगा, मतलब वो मर्क्यूरी इस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बना। तो सुपर कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी मतलब कंडीशन है जहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली 0 बनता है एंड करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता जाता है। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टिविटी को अपन ट्राई कर रहे हैं कि अगर सुपर कंप्यूटर के केबल में मेंटेन करेंगे तो उसकी जो वर्किंग की स्पीड है वो बढ़ेगी, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है, वर्क चालू है। ठीक है, तो ये होगी सुपर कंडक्टिविटी। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज सेल और सोर्स और उसका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोला तो है इसको फोर्स, लेकिन ये फोर्स है ही नहीं। लेकिन 18th-19th सेंचुरी में जब ये नोमेनक्लेचर बनाया गया था तब इतना नॉलेज नहीं था, तब का नोमेनक्लेचर हम अभी भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन डिफाइन करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल। जो भी केमिकल सेल होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टू एन इलेक्ट्रॉन टू सर्कुलेट once around the circuit। मतलब इलेक्ट्रॉन को सर्किट में घूम फिर के एक चक्कर कंप्लीट करके आने के लिए जो भी एनर्जी लगती है उसको अपन EMF बोलते हैं। तो EMF मतलब वही होगा बेसिक पार्ट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब ये पोटेंशियल के जैसे ही होता है, बस उनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे जूल पर कूलम यानी वोल्ट, इसका जो यूनिट है वो सेम रहेगा। यूनिट सेम तो इसके डायमेंशंस M1 L2 T-3 I-1 जो थे वो भी अगेन सेम रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट ए फोर्स। याद रखना है, यहाँ पे फोर्स बोला है लेकिन वो फोर्स नहीं है, वो है एनर्जी। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है कि जो केमिकल सेल हमने बनाया था उस केमिकल सेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया था, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए हमने कौन से मेटल्स यूज किए हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, एंड उसके बाद में does not depend upon, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? एरिया ऑफ द प्लेट्स कितनी भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट्स। देन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, देन साइज एंड क्वांटिटी ऑफ द सेल। ठीक है,
अब उससे रिलेटेड आपको मालूम होगा कि एक कंसेप्ट आती है इंटरनल रेजिस्टेंस वाली। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखो कि बेसिकली सेल जो हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है, उस एनर्जी को अपन दो स्टेप में यूटिलाइज करते हैं। पहले सेल का अपना अंदर का खुद का रेजिस्टेंस, जिसको अपन बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको ओवरकम करने के लिए, एंड उसके बाद में जो कंपोनेंट हम यूज करने वाले हैं जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है, उसका रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। तो इस तरह से ये दो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए सेल अपनी एनर्जी यूटिलाइज करता है, और उसके बाद में यहाँ पे हमें रिलेशन मिलता है V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। अब यहाँ पे जो V है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे हम मीनिंग लेंगे कि एनर्जी अवेलेबल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैपिटल E का मतलब होगा EMF, यानी टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, और यहाँ पे जो IR दिख रहा है इसका मतलब होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेल सप्लाई करता है, हमेशा से हमें उतनी एनर्जी मिलती नहीं है, क्योंकि उसमें से इतनी एनर्जी IR तो बाहर आते आते ही खत्म होती है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए लगती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस की कंसेप्ट आ गई। तो EMF दिया तो हमें यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट बनेगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, और उसके बाद में अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्मॉल r इक्वल्स टू बनेगा E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि ओपन सर्किट, ऐसे बोला है कि सर्किट इज ओपन, सर्किट ओपन है, इसका मतलब वहां पे फ्लो होने वाला करंट जीरो हो गया। अगर वहां पे करंट जीरो है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो वहां पे इंफिनिटी होगा, एंड उस पर्टिकुलर केस में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, मतलब V बनेगा इक्वल्स टू E। अगर वहां पे बोला जाएगा कि सर्किट शॉर्ट हो गया, तो सर्किट शॉर्ट हो गया इसका मतलब जो है वहां पे रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ऐसे एजम्पशन होगा, तो रेजिस्टेंस वहां पे जीरो बनेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहने वाला है वो भी वहां पे जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेटेड कंसेप्ट है, जो आपको मतलब उसके अबाउट आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपन ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बेसिक कंसेप्चुअली इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने अब तक डिस्कस किया वो, एंड इसके बाद में एक्चुअल में आएगा नेटवर्क का पार्ट, जो थोड़ा सा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और जिसका डिस्कशन हम शुरू करते हैं बाय यूजिंग और बाय इंट्रोडक्शन ऑफ किरचॉफ्स लॉज। अब किरचॉफ ने क्या किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ बोले थे, जिसमें फर्स्ट वन आता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें किरचॉफ एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कोई भी एक पॉइंट होगा P, और इस P को बोला जाएगा जंक्शन। जंक्शन का मतलब है एनी पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक करंट कैन स्प्लिट। तो यहाँ से करंट स्प्लिट होते हुए आप देख सकते हो I1 I2 इनकमिंग है, I3 I4 I5 आउटगोइंग है। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क में I1 एंड I2 इनकमिंग है, और I3 I4 एंड I5 अगर आउटगोइंग है, तो किरचॉफ ने बोला था कि एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू होता है आउटगोइंग करंट। यानी कि यहाँ पे जंक्शन पे कोई भी चार्ज कंज्यूम नहीं होता है, तो ये एक्सप्लेन करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें लेनी पड़ती है जीरो, जिसमें अगर करंट इनकमिंग है तो इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, अगर करंट दूर जा रहा है तो आउटगोइंग करंट को हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में इंक्लूड किए, तो इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। KCL के बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL।
और एक केवीएल जो है बेसिकली एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को। अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या कि इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें हम वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, हम ईएमएफ के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। प्लस माइनस ये ईएमएफ E1 है, ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, प्लस माइनस ये ईएमएफ E2, ये R4। तो इस तरह से अगर वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम कनेक्ट कर देंगे कॉम्प्लिकेटेड मैनर में तो ये बनेगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि हर बार समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E होती है इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस की सम प्लस ईएमएफ की सम हर बार 0 बनती है। एंड यहाँ पे हमें ये रूल अप्लाई करते टाइम समझ में आता है कि केवीएल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी सेल ने सेंड की थी, स्पेंड की थी, वो पूरी की पूरी रेजिस्टर के अक्रॉस कंज्यूम की जा रही है। और इसमें हमें साइन कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और साइन कन्वेंशन बोल रहे हैं कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग द नेटवर्क एंड करंट की डायरेक्शन अगर सेम रख रहे हैं तो उसको हमें निगेटिव लेना है, लेकिन अगर ट्रेसिंग की एंड करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो हम वहां पे पॉजिटिव लेंगे। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? IR के लिए। दूसरा कन्वेंशन, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं या फिर निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आ रहे हैं तो पॉजिटिव टू निगेटिव के लिए निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, ये हमें ईएमएफ के लिए यानी ई के लिए कन्वेंशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह के कन्वेंशन अप्लाई करके हम ये केवीएल का यूज करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में जो अननोन वैल्यू ऑफ करंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी सॉल्व एग्जांपल मॉड्यूल में है, आप सॉल्व नहीं करेंगे, बस उसको एक बार रीड करेंगे, गो थ्रू करेंगे। सपोज ये बैटरी दी है, ये रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है अगेन, इसको प्लस माइनस इसका ईएमएफ E1 प्लस माइनस इसका ईएमएफ E2। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, दिस विल बी R3, ये R4 एंड R5। इस तरह का नेटवर्क हमें दिया है तो हमें बस यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहले हमें यहाँ पे एक नोमेनक्लेचर बनाना पड़ेगा इस लूप को, जैसे मैंने बोल दिया ABCDEFA। तो हम पहले क्या करेंगे, जो बड़ा लूप दिख रहा है ये पूरा वाला बाहर वाला, इसके लिए केवीएल अप्लाई करेंगे। हर बार केवीएल बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है करंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे आप। तो फर्स्ट स्टेप में अपन बड़ा वाला लूप लेंगे, दैट विल बी ABCDEFA। और यहाँ पे हमें करना क्या है, हमारे पाथ में जो जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनको लिखते जाना है। देखो A से B जाते टाइम R1 आ गया तो मैंने यहाँ पे R1 लिख दिया, B से C आते टाइम मुझे R2 लग गया रास्ते में, मैंने R2 लिख दिया। देन C to D कुछ भी नहीं है, D to E जाते टाइम R3 आ गया तो मैंने यहाँ पे R3 लिखा। देन E to F कुछ नहीं है, F to A आते टाइम R5 लगा। मतलब जो रास्ते में लग रहा है वही रेजिस्टेंस हमें चाहिए। उसके बाद में अगर नेटवर्क देखेंगे तो यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन है अगर नहीं भी दी है तो हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे आके ऐड होंगे तो ये I1 प्लस I2 बनेगा, ये इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा। तो हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हर एक रेजिस्टेंस, ये दो बैटरी भी लगी थी E1 E2, इनको लिख दो एंड इक्वल टू 0 लिख दो। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हर एक रेजिस्टेंस के साथ जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से उसको लिखना है। देखो अब R1 में से एंड R2 में से एंड R5 में से I1 फ्लो हो रहा है, तो मैं R1 के साथ, R2 के साथ, R5 के साथ I1 लिखता हूँ एंड R3 में से I2 फ्लो हो रहा है जिसको I2 लिख देता हूँ। अब थर्ड स्टेप बची है जिसमें हमें अप्लाई करना है साइन कन्वेंशन। उसमें मैंने बोला है कि हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग की एंड करंट की डायरेक्शन सेम है तो निगेटिव लेना है, अदरवाइज पॉजिटिव। अब सर्किट ट्रेस कैसे करेंगे, वो हमने लूप को जब डिसाइड किया था तभी वो डिसाइड हो गया था। यानी कि मैं जाऊंगा A से लेके B की तरफ, A से B करंट अपोजिट आ रहा है, B से C करंट अपोजिट आ रहा है, मतलब R1 R2 के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए मैं इसको भी प्लस लूंगा, इसको भी प्लस लूंगा। लेकिन R3 की केस में हम जा रहे हैं D to E, करंट भी जा रहा है D to E, डायरेक्शन सेम है तो हमें इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। R5 की केस में अगेन अपोजिट डायरेक्शन है तो ये बनेगा पॉजिटिव प्लस। E1 E2 की केस क्या है, देखो प्लस टू माइनस है तो E1 माइनस E2 बनेगा प्लस। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन।
अभी उसी तरह से यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक तो ये ऊपर वाला छोटा या फिर नीचे वाला छोटा, दोनों में से कोई भी एक लूप कंसीडर करो, फर्क नहीं पड़ता है। और उसके लिए भी सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, ये ए बी सी एफ ए, और उसके बाद आपको ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों को लीनियर साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन। मोस्ट ऑफ द टाइम अननोन जो है इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बीच बीच में अगर ऐसा कहीं पे पॉइंट आपको दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब, क्यूब के बारे में अगर आपको बोला जा रहा है और आपको बोला है कि क्यूब है जिसकी हर एक फेस जो है एक वायर है, एंड वायर को उन्होंने एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया क्यूब, और ये क्यूब की जो हर एक साइड है आपको बोला है सबके रेजिस्टेंस इक्वल है, एंड इक्वल रेजिस्टेंस दिया है आपको स्मॉल आर। तो आपको अगर बोला जा रहा है सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड डी है, कोई भी दो कॉर्नर के अक्रॉस का रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे ए बी इन दोनों कॉर्नर के बिटवीन का चाहिए, तो वो होता है 7/12 आर। देन अगर आपको डायगोनल के अक्रॉस बोला जा रहा है, जैसे कि डायग्राम में ए सी है तो उसके अक्रॉस होता है 3/4 इंटू आर। एंड अगर आपको मेन डायगोनल बोला जाता है, जैसे डायग्राम में ए डी है, तो उसके लिए होता है 5/6 इंटू आर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद करेंगे रिलेटेड टू क्यूब, स्टैंडर्ड पार्ट ये। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे केसीएल केवीएल रेजिस्टेंस की कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे जैसे सीरीज एंड पैरेलल में हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से हम सेल को भी कनेक्ट करते हैं। तो उसमें अगर हमें बोला गया है कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज है, तो उस केस में आपको जो करंट मिलेगा वो मिलेगा NE/NR प्लस कैपिटल आर, अगर सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है तो। एंड अगर आपको बोला जा रहा है कि सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, सेल्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करके देंगे तो उस केस में करंट बनेगा M इंटू E डिवाइडेड बाय M इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, एन मतलब ये नंबर है सेल कितने कनेक्ट किए सीरीज के लिए, एम मतलब भी नंबर ऑफ सेल है पैरेलल में कितने कनेक्ट किए। ठीक है, तो इस तरह से सेल्स कनेक्ट करेंगे सीरीज एंड पैरेलल, उसके लिए ये कंडीशन मिलती है। आगे जाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अब ये जो चार्ल्स या व्हीटस्टोन था, इसने बेसिकली एक ब्रिज नेटवर्क फॉर्म किया था, जिसका यूज करके हम अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद नोन वैल्यू। और उसके लिए उसने क्या किया था, ऐसे 4 पॉइंट्स लिए थे A B C D, और इनके इन बिटवीन जो है रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए थे 4 रेजिस्टेंस, जिसमें से कोई भी 3 रेजिस्टेंस नोन होते हैं और अननोन रेजिस्टेंस अपन कैलकुलेट करते हैं। फॉर दैट पर्पस उसने A एंड C को कनेक्ट किया था अक्रॉस बैटरी, जिसका पोटेंशियल होगा V, एंड B एंड ये इधर D बहुत दूर हो गया इधर ये D है, B एंड D के बिटवीन कनेक्ट कर दिया था गैलोमीटर। तो अब यहाँ से करंट फ्लो होगा I, 2 ब्रांच में करंट डिवाइड होगा, ये इधर I1 रहेगा, इधर I2 रहेगा, इधर जाके अगेन करंट ये इक्वल होके इस साइड में I बनेगा। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ने एक कंडीशन बोली थी कि नेटवर्क को अपन बोलेंगे बैलेंस्ड नेटवर्क। कब, जब ये जो बीच में गैलोमीटर आपको दिख रहा है इसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब IG अगर 0 होगा, तो IG 0 हो गया मतलब B पॉइंट का एंड D पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया, यानी कि B एंड D के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 बन गया। तो इस पर्टिकुलर केस को अपन बोलेंगे कि नेटवर्क बैलेंस्ड हो गया। तो अगर इस तरह से नेटवर्क बैलेंस्ड होता है तो बैलेंस्ड नेटवर्क के लिए व्हीटस्टोन ने बोला था कि यहाँ पे जो रेशो होता है R1/R2 ये ऑलवेज इक्वल्स टू होता है R3/R4 से। तो बीच में कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे, कोई कंपोनेंट लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, लेकिन नेटवर्क अगर बैलेंस्ड है तो यहाँ पे बीच में कुछ भी काम का नहीं रहेगा,
और इसको अपन कंसिडर भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रिज नेटवर्क एंड उसका यूज करके रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी कंडीशन यहाँ पे व्हीटस्टोन ने यहाँ पे बोली थी। आगे जाके हमने यही व्हीटस्टोन नेटवर्क था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर ब्रिज में, इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर ब्रिज में। और मीटर ब्रिज में कंडीशन क्या थी, देखो सिंपल, हमने यहाँ पे एक वायर ली थी AC एंड इस वायर की लेंथ 1 मीटर थी, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोला गया, जिसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं इन सीरीज विद बैटरी ऑफ EMF E, प्लग की K एंड रियोस्टेट RH के साथ में। और यहाँ पे जो है इस तरह की 2 मेटल स्ट्रिप्स में A एंड C को फिक्स किया गया एंड 2 मेटल स्ट्रिप के बिटवीन और एक थर्ड मेटल स्ट्रिप प्लेस कर दिए। यहाँ पे C1 C2 C3 मतलब मेटल के पट्टे है कॉपर की, ठीक है, 2 L शेप की है, एक प्लेन है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये गैप जो है, ये लेफ्ट साइड में इसलिए बोलेंगे इसको लेफ्ट गैप, ये राइट साइड में इसलिए इसको बोलेंगे राइट गैप। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, हम हमेशा से अननोन रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है उसको पुट करते हैं। राइट साइड में आता है नोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें मालूम है। फिर से हम यहाँ पे B पॉइंट एंड इसको गैलोमीटर कनेक्ट करते हैं, उसका अनदर एंड जॉकी को कनेक्टेड होता है जो हमें नल पॉइंट फाइंड करने के लिए हेल्प करता है एंड फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे एक मीटर स्केल भी प्लेस करते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट शुरू होगा तो हम क्या करते हैं, बस ये स्लाइडिंग जॉकी को ए से लेके सी तक वेरियस पॉइंट पे टच करते हैं। एक पॉइंट डी मिलता है जहां पे गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। गैलोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब ये बी का पोटेंशियल एंड डी का पोटेंशियल इक्वल हो गया, मतलब बी का पोटेंशियल माइनस डी का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया एंड इसी का मतलब नेटवर्क हो गया बैलेंस्ड वन। तो अगर नेटवर्क बैलेंस्ड हो गया तो अपन ये लेंथ मेजर करते हैं, उसको LX बोलते हैं, इधर की लेंथ को LR बोलते हैं। एंड अगर ये नेटवर्क बैलेंस है तो फिर से वही कंडीशन अप्लाई करके x इक्वल्स टू R इन ब्रैकेट LX अपॉन 100 माइनस LX बोलो, या फिर x अपॉन R इक्वल टू LX अपॉन LR बोलो। इस इक्वेशन का, ये फॉर्मूले का यूज करके जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। अगेन इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट में इंक्लूड किए, तो वर्कशीट वाले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, मॉड्यूल में जो है बस थ्योरी के लिए उसको रेफर करो, ठीक है। उस लेवल के एग्जांपल्स अभी सॉल्व नहीं करने। और इस मेथड को जो है मीटर ब्रिज वाले, इसको बोला जाता है एज ए नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड, नल मतलब जीरो, तो इसको जीरो डिफ्लेक्शन मेथड ऐसे भी बोल सकते हो। इसके बाद में और एक मेथड आती है सेम की, इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड, और ये इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो सजेस्ट की थी बाय लॉर्ड केल्विन एंड ये यूज होती है ओनली टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। मतलब हमें रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर अगर मेजर करना है तो उस पर्पस के लिए हम ये इक्वल डिफ्लेक्शन वाली मेथड यूज करेंगे। फॉर्मूला वही होगा G इक्वल्स टू R इन ब्रैकेट LG अपॉन 100 माइनस LG। बस वहां पे हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, ये लेफ्ट गैप में जो अभी x दिख रहा है, x को उठा के यहाँ पे गैलोमीटर डाल देते हैं, इधर का गैलोमीटर नहीं होता है। तो दोनों केस में बस इक्वल डिफ्लेक्शन अपन मेजर करते हैं। जब डिफ्लेक्शन इक्वल हो गया हम बोल देते हैं कि नेटवर्क जहाँ पे वहां पे हो गया बैलेंस्ड। तो ये हो गया मीटर ब्रिज। एंड मीटर ब्रिज के बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज पोटेंशियोमीटर। नाउ व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर जो है इसका मतलब होता है इट्स ए डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट unknown EMF by comparing it with known EMF। देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए अपन वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन बात अगर EMF की है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की है, तो उसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, देन गैलोमीटर है, देन वोल्टमीटर है, देन एमीटर है, उसके बाद साइक्लोट्रॉन है, इसको बोलते हैं अपन एज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो जब हमारा बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा
उसके बाद में ये सारे जो डिवाइसेस है इनकी वर्किंग में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कंसेप्चुअल डेटा रिक्वायर्ड होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में आता है। ठीक है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो रिमेनिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड पार्ट है एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। डू प्रिपेयर ऑल द थियरी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। एट द सेम टाइम वॉइस नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स सेंड करेंगे, देन वर्कशीट में सेंड करता हूँ, उनको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके आप सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर।